नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है देहरादून उत्तराखंड से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। कविता 3 बहनों में सबसे छोटी थी, स्वभाव से चंचल और अपनी मनमर्जी वाली बातूनी लड़की। 2 बहनों में वो सबसे बड़ी बहन सरिता के साथ देहरादून में रहती थी, जबकि मंजली बहन कुसुम पौड़ी में रहकर प्राइवेट नौकरी कर रही थी। कविता दोनों बहनों की लाडली थी। उसे सरिता ने अपने पास 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए रखा हुआ था। वो चाहती थी कि उसका एडमिशन देहरादून के मेडिकल कॉलेज में हो जाए। वो मसूरी में जॉब करती थी और देहरादून से रोज आना जाना करती थी। कविता फोन के जरिए दोनों बहनों के संपर्क में बनी रहती थी। तीनों बहनों की रोज एक बार फोन से बात हो जाती थी। उनके माँ बाप और परिवार के दूसरे सदस्य पौड़ी में ही रहते थे। भोली भाली मासूम दिखने वाली कविता ने ऐसा कारनामा कर दिया था जिसके चलते वो 27 मार्च को देहरादून के रायपुर थाने में लाई गई थी। उसे एसपी सरिता डोवाल के निर्देश पर थाना प्रभारी आशीष रावत और महिला इंस्पेक्टर भावना कर्णवाल ने हिरासत में लिया था। कविता और उसके दोस्त आकाश पर हत्या जैसे संगीन आरोप लगे हुए थे, जबकि बहनों पर सच्चाई छिपाने की शिकायत थी। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार वो पिछले 10 सालों से लापता थी और अपनी बहन कुसुम के साथ मिलकर पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर वो राजपुर क्षेत्र में अपनी बहन के घर में छिपी हुई थी। वही उसका दोस्त आकाश भी था। कविता के अलावा दोनों बहनों और आकाश को थाने लाया गया था। डोवाल ने एसएसआई आशीष रावत को उनसे पूछताछ करने के निर्देश दिए। पूछताछ की शुरुआत कविता से हुई थी। अपनी बात पर अड़ी कविता पुलिस को इधर उधर की बातों में उलझाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस को पूछताछ में मदद नहीं करने पर लेडी इंस्पेक्टर भावना कर्णवाल ने एक तमाचा जड़ते हुए पूछा, तुमने अपने प्रेमी को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा उसे, कविता तपाक से बोल पड़ी। मैं पूछ रही हूँ क्यों मारा, और तुम आधे घंटे से एक ही रट लगाए हुए हो कि मैंने नहीं मारा, भावना तेज आवाज में बोली। कविता भूत बनी रही। उसके कुछ नहीं बोलने पर थाना प्रभारी आशीष रावत बोलने लगे, लगता है फिर झापड़ खाने का इरादा है, इस बार डंडे भी लगेंगे। देखो मैडम, तुम्हारे लिए ही खास डंडा मंगवाया है। डंडे का नाम सुनते ही कविता बोल पड़ी, बताती हूँ, लेकिन पहले इससे भी तो पूछो। ये कहती हुई कविता ने एक कोने में जमीन पर बैठे आकाश की ओर हाथ उठाकर इशारा किया। उससे भी पूछताछ होगी, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं, रावत ने कहा। तो मुझसे सबके सामने क्यों पूछताछ हो रही है? कविता ने तर्क दिया। अच्छा तो ये बात है, चलो जाओ उस चैम्बर में, वहां कोई नहीं है, तुमसे वही पूछताछ होगी। सच सच बताना, तुम्हारा यही बयान नोट करके मजिस्ट्रेट को सौंपा जाएगा। रावत ने ये कहते हुए कविता को भावना के हवाले कर दिया और आकाश को पूछताछ के लिए अपने सामने बैठा लिया। चल तू बता, कविता का पहला प्रेमी तू है या वो जो मारा गया है? जी वही था, आकाश बोला। रावत आकाश से पूछताछ करने लगे और दूसरी तरफ उसी समय कविता अपने अपराध की दास्तान सुनाने लगी। उसके एक एक शब्द को इंस्पेक्टर ने रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल ऑन कर दिया था, साथ ही डायरी में भी लिखती जा रही थी। उसके अनुसार कविता, आकाश और लापता युवक की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से निकली। देहरादून में कविता कहने को तो 12वीं की पढ़ाई करने और मेडिकल की तैयारी करने के लिए आई थी, लेकिन वो प्रेम का पाठ पढ़ने लगी थी। उसे परिवार और माँ बाप से अलग खुला आसमान मिल गया था। खाने पहनने से लेकर घूमने फिरने की भी वो शौकीन थी। जहां जी में आता घूमने निकल जाती थी। मॉल, बाजार, पार्क, फूड कॉर्नर से लेकर सिनेमा घर तक पहुंच जाती थी। इसी दरमियान उसकी मुलाकात एक रोज हम उम्र नरेंद्र उर्फ बंटी से हो गई थी। नरेंद्र की मिठाई और चाट गोलगप्पे की दुकान थी। उसकी दुकान पर चाट खाने के लिए छात्र छात्राओं की भीड़ लगी रहती थी। नरेंद्र वैसे तो मिठाई के काउंटर पर ही बैठता था, लेकिन शाम के समय गोलगप्पे के काउंटर पर खुद आ जाता था। लड़कियां उसके गोलगप्पे खिलाने के तरीके और बीच बीच में कमेंट करने के काफी मजे लेती थी। इसके साथ ही यदि किसी का गोलगप्पा फूट जाता तो नरेंद्र उसके बदले उसे मुफ्त में दूसरा गोलगप्पा दे देता था। कविता उसकी इसी आदत की कायल हो गई थी। अधिक गोलगप्पे खाने के लिए जानबूझकर
नाखून से फोड़ देती थी और मुफ्त का गोलगप्पा मांगने लगती थी। कई बार इसे लेकर उसकी नरेंद्र से बहस भी हो जाती थी। एक दिन तो कविता ने हद ही कर दी। उसने 3-3 गोलगप्पे फोड़ डाले। इस पर नरेंद्र भड़क उठा, गुस्से में बोला, एक टोकन पर सिर्फ एक के फूटने पर ही एक्स्ट्रा मिलेगा। उस दिन बात बहुत बढ़ गई थी और उनके बीच तू तू मैं होने लगी। उसे एक बुजुर्ग महिला ग्राहक ने संभाला और कविता को समझाया, बेटा उसका बिजनेस है, हमेशा मुफ्त ही देगा तब उसका तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। तुम भी संभल कर खाया करो ना। कविता ने गुस्से में एक्स्ट्रा गोलगप्पे के पैसे दिए और पैर पटकती हुई जाते जाते बोल गई कि तुम्हारी दुकान पर अब कभी नहीं आऊंगी। नरेंद्र उसे जाते हुए देखता रहा। उस रोज बात आई गई हो गई। एक ग्राहक के मना करने से नरेंद्र के बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ा। दरअसल गलती कविता की ही थी। 3 दिन बाद शाम को कविता दुकान पर 3-4 लड़कियों के पीछे अपनी बारी के इंतजार में खड़ी थी। हाथ में 30 रुपए का टोकन था। अचानक उसकी नजर नरेंद्र पर पड़ी। संयोग से उसने भी उसी समय नरेंद्र को देखा। दोनों की नजरें टकरा गई। नरेंद्र ग्राहकों को गोलगप्पे देने में व्यस्त हो गया, जबकि कविता झेप गई। जबकि पहले मुझे का शोर मचाती रहती थी। खैर जल्द ही उसकी बारी भी आ गई। उसने चुपचाप अपना टोकन आगे बढ़ा दिया। टोकन देखकर नरेंद्र ने मजाकिया लहजे में कहा, क्या बात है, 30 रुपए का टोकन, लगता है आज 3 दिनों की कसर एक बार में ही निकालोगी। मुझे गोलगप्पे नहीं खाने हैं, पापड़ी चाट बना दो, दही पूरा डालना। कविता धीमे से बोली, कोई बात नहीं, आज भी गुस्से में हो, उस दिन का गुस्सा गोलगप्पे पर क्यों उतार रही हो। उस रोज नरेंद्र ने न केवल बड़े प्यार से कविता को चाट खिलाई, बल्कि वादे के मुताबिक फ्री में 3 गोलगप्पे भी खिला दिए। उसके जाने के पहले कान के पास मुंह ले जाकर धीमी आवाज में बोला, मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, दुकान पर आती रहा करो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। कविता पूरे रास्ते नरेंद्र की बातों का मतलब निकालती हुई घर आ गई। रसोई में खाना पकाते समय भी उसकी वही बातें दिमाग में चल रही थी। यहाँ तक कि उस रोज पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग रहा था। वो सोच में पड़ गई कि नरेंद्र ने क्यों कहा कि वो दिल का बुरा नहीं है, दुकान पर आती रहना, तुम अच्छी लड़की हो। दरअसल कविता के दिल को नरेंद्र की बातें छू गई थी। रात बेचैनी में कटी। अगली रोज दोपहर ढलने के बाद ही नरेंद्र की दुकान पर वो जा पहुंची। नरेंद्र उस समय चाट और गोलगप्पे की दुकान लगाने की तैयारी में लगा हुआ था। दुकान पर इक्का दुक्का ग्राहक ही थे, वे मिठाई खरीद रहे थे। नरेंद्र की नजर कविता पर पड़ी तो चौंकते हुए उसने पूछा, इतना पहले? अभी तो दुकान लगाने का समय है, मसाला पानी तैयार किया जा रहा है। कुछ नहीं, इधर से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊं। कविता बोली, मुझसे मिलती जाऊं? मुझसे? नरेंद्र आश्चर्य से बोला, हाँ क्यों नहीं, और शाम को तो बहुत बिजी रहते हो। दरअसल मैं कई दिनों से तुम्हारे गोलगप्पे के पानी के मसाले के बारे में पूछना चाह रही थी। और कविता की बात पूरी करने से पहले ही नरेंद्र चुटकी लेते हुए बोल पड़ा, और क्या, मेरी दुकान के बगल में दुकान खोलने का इरादा तो नहीं है? ये सुनकर कविता हंस पड़ी। तुम्हारी ये हंसी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उस रोज न जाने मुझे क्या हो गया था जो तुम्हें काफी भला बुरा कह दिया था। नरेंद्र बोला, उस रोज गलती मेरी ही थी, मैं उसके लिए भी सॉरी बोलती हूँ। दुकान के भीतर से बंटी बंटी की आवाज आते ही नरेंद्र बोल पड़ा, हाँ जी अभी आया। अच्छा तो तुम्हारा नाम बंटी है, तुम्हें कौन बुला रहा है? कविता आश्चर्य से बोली, मेरी मम्मी है, भीतर किचन में गोलगप्पे तल रही है। मैं और मम्मी ही दुकान चलाते हैं। और पिताजी? कविता ने पूछा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे पिता का नाम अमर सिंह था, उनका कुछ साल पहले बीमारी से निधन हो गया था। उसके बाद नरेंद्र और कविता ने कब एक दूसरे के दिल में जगह बना ली, उन्हें पता ही नहीं चल पाया। वे समय निकालकर डेटिंग पर भी जाने लगे। वैसे कविता नियमित उसकी दुकान पर आने लगी, यहाँ तक कि उसके कामकाज में भी हाथ बटाने लगी। दोनों के दिल में प्यार फलने फूलने लगा। वे एक रोज भी बिना मिले नहीं रह पाते थे। नरेंद्र कविता के शौक पूरे करने पर भी विशेष ध्यान देने लगा था। दोनों साथ साथ घूमने जाने लगे। नरेंद्र उसे गिफ्ट भी देता था। उसका गिफ्ट पाकर कविता निढाल हो जाती थी, लेकिन महत्वाकांक्षी कविता की नरेंद्र से उम्मीदें बढ़ने लगी थी।
दूसरी तरफ नरेंद्र उसके आकर्षण में बंध गया था। उसके पहनावे की तारीफ करता रहता था, मौका पाकर उसके शरीर को छू लेता था। यहाँ तक कि नरेंद्र उसे अकेला पाकर चूमने की कोशिश भी कर चुका था। इसी साल वैलेंटाइन डे के मौके पर नरेंद्र ने कुछ ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से कविता उसके ऊपर बहुत नाराज हुई और वो घर आकर अपने मोबाइल फोन पर फेसबुक स्क्रॉल करने लगी। अपना अकाउंट खोलकर लिखने लगी, आज मूड ऑफ हो गया, कोई बताएगा क्या करूं। इस पोस्ट के आधे घंटे के भीतर कविता के फोन पर कॉल आया। फोन करने वाले का नाम आकाश था। कविता ने तुरंत कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ आकाश, तुम कहाँ हो? तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिख रही हो। तुमने फेसबुक पर निराशा वाला पोस्ट क्यों डाला है, वो भी आज वैलेंटाइन डे के दिन? सब कुछ ठीक तो है ना? आकाश चिंता जताते हुए बोला। मिलोगे तब बताऊंगी, कविता उदासी से बोली। आकाश ने ही मिलने की जगह बताई। शाम के समय पहले दोनों एक फूड कॉर्नर पर मिले। उसके बाद बस स्टैंड के कोने में चले गए। वे जानते थे कि पार्क में प्रेमी युगलों की भीड़ होगी, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। कविता ने आकाश को नरेंद्र के बारे में पूरी बात विस्तार से बताई, उसकी हरकतों से अपनी परेशानी बताई। साथ ही उसने बताया कि वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती है, कोई उपाय बताए। आकाश चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उस समय तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कविता को भरोसा दिया कि वो उसकी भलाई के लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेगा। आकाश की बातों ने कविता के दुखे दिल पर मरहम का काम किया, लेकिन नरेंद्र से छुटकारा पाने का वो भी कोई रास्ता निकालने के बारे में सोचने लगी। 22 साल का आकाश देहरादून में ही चावला चौक करणपुर थाना डालनवाला का निवासी था। उसके पिता सुरेंद्र पिछले 6 महीने से लापता थे। उसके घर में मां के अलावा 4 भाई व 2 बहनों का भरा पूरा परिवार है। आकाश की कविता से जान पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी। जल्द ही उनके बीच फोन पर बात होने लगी और वे मिलने जुलने भी लगे। कविता को आकाश नरेंद्र की तुलना में ज्यादा सभ्य और समझदार लगता था। धीरे धीरे वो आकाश से प्रेम करने लगी। इसकी जानकारी उसने अपनी बहन कुसुम को भी दे दी थी। कुसुम भी आकाश से मिल चुकी थी। उसे भी आकाश अच्छा लड़का लगा था। कविता को उससे मिलने जुलने का विरोध नहीं किया। संयोग से वो सजातीय भी था। कुसुम चाहती थी कि कविता अपना कैरियर तय होने के बाद ही उससे शादी करे, लेकिन नरेंद्र से छुटकारा पाने के लिए कविता जल्द शादी करना चाहती थी। जब नरेंद्र को आकाश के बारे में जानकारी हुई, तब वो कविता को बदनाम करने की कोशिश में लग गया। वो कविता को मोहल्ले में बदनाम करने की ताक में रहता था। इसी आड़ में उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा था। नरेंद्र नहीं चाहता था कि कविता की शादी आकाश से हो। आकाश को जब नरेंद्र की हरकत के बारे में पता चला, तब उससे मिलकर उसे काफी समझाया, उसके रास्ते से हट जाने के लिए कहा। फिर भी नरेंद्र अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उल्टे उसने फेसबुक पोस्ट के जरिए उसे ही बदनाम करने की धमकी दे डाली। नरेंद्र की दी गई धमकी कविता और आकाश के दिल में चुभ गई। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उसके मुताबिक कविता ने 16 मार्च 2022 को नरेंद्र से बात करने के लिए उसे अपने घर बुलाया। उसने बहाना बनाया कि बड़ी बहन की शादी की बात करना चाहती है। कविता ने नरेंद्र के आने से पहले ही आकाश को अपने कमरे में छिपा लिया था। नरेंद्र शाम को करीब 7:30 बजे आ गया था। उसने शराब पी रखी थी। कमरे में आते ही बेड पर लेट गया। तभी कविता भी उसकी बगल में आकर बैठ गई। नरेंद्र से बातें करने लगी। वो नरेंद्र का हाथ पकड़कर उसे उठाने लगी। अधलेटा नरेंद्र बेड पर ही बैठ गया। मौका देखकर आकाश पीछे से दबे पांव आया और नरेंद्र के गले में बेल्ट कस दी। नरेंद्र झटके के साथ बेड पर गिर गया। उसने अपने हाथों से बेल्ट निकालने की कोशिश की, तब तक कविता ने उसके हाथ पकड़ लिए थे। जल्द ही नरेंद्र बेजान हो गया था और उसकी नाक से खून निकल आया। बेहोश नरेंद्र के मुंह पर आकाश ने जोर का घूंसा मारा। जब नरेंद्र की सांसें चलनी बंद हो गई, तब दोनों ने मिलकर उसके शव को बोरे में भर दिया। शव को जंगल में ठिकाने लगाने की उनकी योजना थी, लेकिन उसे वहां तक ले जाने की समस्या आ गई थी। कारण आकाश के पास बुलेट मोटरसाइकिल थी। अगर उस पर रात में शव को ले जाता तो बुलेट की आवाज से पहचान हो सकती थी। इसलिए रात भर शव कमरे में ही रखा रहा। अगली रोज 17 मार्च 2022 की सुबह सुबह आकाश अपनी बहन के घर जाकर उनकी स्कूटी ले आया।
स्कूटी पर नरेंद्र के शव के बोरे को सामान की तरह लाद दिया और तपोवन रोड पर लगभग 300 मीटर जंगल में अंदर चला गया। साथ में कविता भी थी। वहीं आकाश ने पहले से ही एक गड्ढा खोद रखा था। उन्होंने नरेंद्र के शव को गड्ढे में दबा दिया। उसके बाद वे दोनों देहरादून से फरार हो गए। उधर कविता कमरे पर नहीं दिखी तो बड़ी बहन कुसुम ने देहरादून आकर कविता की गुमशुदगी की सूचना लिखवा दी। थाने में उसने लिखवाया कि कविता 17 मार्च से लापता है और उसका मोबाइल फोन भी बंद है। कविता की गुमशुदगी की सूचना के आधार पर देहरादून पुलिस ने कविता की तलाश शुरू कर दी। कविता की बहनों को ये नहीं मालूम था कि नरेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी 17 मार्च को ही लिखवाई जा चुकी थी। पुलिस दोनों लापता को मिलाकर जांच में जुट गई थी। दोनों की तस्वीरें थाने में जमा की जा चुकी थी। पुलिस ने दोनों लापता कविता और नरेंद्र को सोशल मीडिया पर खंगालना शुरू किया। उनके फोन नंबरों से एक की प्रोफाइल में दोनों के एक साथ की तस्वीरें मिल गई। इससे दोनों के बीच जान पहचान होने का पता चल गया। पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगी कि मामला प्रेम संबंध में फरार प्रेमी युगल का है। पुलिस को यह मामला बहुत अधिक संदिग्ध नहीं लगा, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रेमी कुछ रोज में खुद ही वापस आ जाते हैं। फिर भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इसे ध्यान में रखकर उनके घरों के आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाले गए और मुखबिर भी लगा दिए गए। साथ ही कविता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई। जब एसएसआई आशीष रावत द्वारा कविता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स चेक की गई, तब एक चौंकाने वाली जानकारी मिली कि मोबाइल भले ही स्विच ऑफ था, मगर उसके मोबाइल से रोज मैसेज उसकी बहन के मोबाइल पर भेजे जा रहे थे। मुखबिर ने भी कविता के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना दी कि पिछले कुछ दिनों तक कविता एक युवक आकाश के साथ कई बार देखी जा चुकी थी। पुलिस को अब यह मामला गंभीर लगा, क्योंकि अब तक पुलिस लापता नरेंद्र के साथ लापता कविता को जोड़कर देख रही थी। उसमें एक ट्विस्ट भी था। आकाश भी 17 मार्च से शहर में नहीं देखा गया था। उसके परिवार वाले भी उसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे पाए थे। इस तरह नरेंद्र, आकाश और कविता तीनों ही देहरादून से लापता चल रहे थे। ये सूचना पाकर सरिता डोवाल का माथा ठनका। उन्हें लगा कि इस मामले में कुछ पेच जरूर है। जांच से मिले सभी तरह की जानकारियों की कड़ियां नए सिरे से जोड़ी जाने लगी। इसी बीच 5वें दिन मुखबिर से कविता के आकाश के घर पर होने की सूचना मिली और फिर उन्हें बगैर देरी किए हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में कविता और आकाश ने बताया कि नरेंद्र के शव को ठिकाने लगाकर कुछ सामान और रुपए लेकर दोनों बस से हरिद्वार चले गए थे। वहां एक दिन रहकर दोनों ट्रेन से दिल्ली चले गए। दिल्ली में 2 दिन रुकने के बाद वे दोनों ट्रेन से आसाम चले गए। वहां 3 दिन रहने के बाद वे वापस देहरादून लौट आए। उन्हें लगा कि यह मामला निपट गया होगा, लेकिन ये उनकी भूल थी। कविता और आकाश की मदद से पुलिस ने नरेंद्र का शव भी बरामद कर लिया। नरेंद्र की गुमशुदगी थाना डालनवाला में दर्ज थी। वहां उसकी हत्या की सूचना भेज दी गई। थाना डालनवाला के एसएसआई महादेव उनियाल ने इस मामले में आईपीसी की धाराएं 302, 201 व 34 और बढ़ा दी तथा उन्होंने आरोपियों आकाश व कविता को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नरेंद्र उर्फ बंटी की मौत का कारण गला घुटना बताया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।